बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट टॉपिक हमने किया था बोरैक्स और बोरैक्स के यूजेस और डिफरेंट रिएक्शंस किए थे, और इसके साथ साथ हमने बोरिक एसिड के बारे में डिटेल्स की थी, यानी उसके रिएक्शंस और उसके यूजेस। तो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन रह गया है, उसमें दो टॉपिक्स हैं हमारे। टॉपिक नंबर 1 होगा रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, और जो टॉपिक नंबर 2 है उसमें हम ग्रुप नंबर 4 का जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम के हमने डिफरेंट रिएक्शंस करने हैं। तो पहली बात आपने ये याद रखनी है कि इसके जो मोस्टली जो इसके रिएक्शंस होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। यानी जब भी एल्यूमिनियम मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हीट को रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसी को बोलते हैं। तो रिएक्शंस डिफरेंट हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारा रिएक्शन विद एयर, और ये हमने चैप्टर नंबर 6 क्रोयन में भी पढ़ा था कि जो मोस्टली मेटल्स होती हैं, जब ये इसका इसका सामना किसी भी मेटल का जब मॉइस्ट एयर के साथ होता है, यानी वो हवा जिसमें ऑक्सीजन भी हो नमी भी हो, तो ज़्यादातर मेटल्स क्या करते हैं, अपने ऊपर ऑक्साइड्स की कोटिंग कर लेती हैं, जो फर्दर पेनिट्रेशन जो है ऑक्सीजन की और मॉइस्चर की होने नहीं देती, और मोस्टली मेटल महफूज रहती हैं जंग से। लेकिन अगर उन मेटल का कंटैक्ट किसी दूसरी मेटल के साथ हो जाता है तो देन वो गैल्वेनिक सेल एस्टैब्लिश होता है, जिसकी डिटेल हमने कुछ लेक्चर्स पहले मुकम्मल की थी। तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन विद एयर में पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एल्यूमिनियम को आम हालात में जंग क्यों नहीं लगता। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आंसर चेक करें। व्हेन अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर इट रिक्वायर अ थिन कंटिन्यूस कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड which prevent further attack on metal by atmospheric oxygen and water under normal condition, और because of this aluminium sheet are said to be corrosion free। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट बात कि इसका मतलब है ये कि आम हालात में ऑक्सीजन के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करती, तो ये किन कंडीशंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। तो आंसर होगा जब हम इसको टेम्परेचर देंगे ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस या इससे अबव। अगर हम इतना इसको टेम्परेचर देंगे तो फिर ये एयर के साथ रिएक्शन करती है, और एयर में जिन दो गैसेस के साथ रिएक्शन करती है वो उसमें नंबर 1 आती है ऑक्सीजन, और जिसके साथ मिलकर ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाती है, और दूसरे पे आती है नाइट्रोजन जिसमें एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनाती है। इन दोनों फार्मूलाज को देखें, ये वैलेंसी इंटरचेंज हुई है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है एल्यूमिनियम के नीचे, एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे, और AlN का मतलब है दोनों की जो 3 वैलेंसी है वो कैंसल आउट हो जाएंगी। एक और यूज़ इसका मैंने आपको बताया कि इसके मोस्टली रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। तो चेक करें, जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से तो बहुत ज़्यादा इंटेंस वाइट हीट रिलीज होती है, और यही जो प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम की फोटोग्राफी में यूज़ होती है, फ्लैश लाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, यानी फ्लैश लाइट्स में भी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ कैसे इनका यूज़ होता है कि जब भी ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो टू मच हीट रिलीज होती है। उस हीट के यानी एल्यूमिनियम मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगी एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी जिसका कलर होगा वाइट। तो ये प्रॉपर्टी फ्लैश लाइट्स में इसको यूज़ करवाती है। नेक्स्ट लास्ट पोर्शन में देख लें कि अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हैं, यानी एल्यूमिनियम की क्योंकि ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, इस वजह से हम इसको एयर बबल्स को रिमूव करने में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं मोल्टन फॉर्म में, तो उनके अंदर जो एयर बबल्स हैं यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हवा अगर मौजूद हो तो वो मेटल को इम्प्योर कर देती है। तो एल्यूमिनियम मेटल यूज़ होती है, वहाँ से ये उनके साथ रिएक्ट करती हैं। क्योंकि मोल्टन फॉर्म में होती है, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके अंदर जितनी भी नाइट्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस होती है एल्यूमिनियम उसके साथ रिएक्ट करती है और उसमें से इन बबल्स को रिमूव करती है। और वन लास्ट थिंग आपको पता है, अगर एल्यूमिनियम का कंटैक्ट किसी और मेटल से हो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर पे हो तो उसे जंग लगता है। तो इसी वजह से जो मैरीन यूज़ है यहाँ हम एल्यूमिनियम को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि समंदर का जो पानी होता है वो साल्टी होता है। तो अगर हम जो सब मेरीन्स वगैरह हो गई या आबदोज़ें वगैरह हो गई, अगर वो उनकी जो बॉडी या फ्रेम है अगर हम एल्यूमिनियम का बनाएंगे तो वहाँ एल्यूमिनियम का जो कंटैक्ट होता है वो साल्ट्स के साथ होता है, और साल्ट्स के साथ इनएक्टिव मेटल्स पड़ी होती हैं, तो उसमें फिर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डेवलप होती है और एल्यूमिनियम को जल्दी जंग लग जाता है। इसलिए समंदरी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स या आलात होते हैं उनमें एल्यूमिनियम को इस्तेमाल नहीं करते। तो ये 3 क्वेश्चन आपके बन गए रिएक्शन विद एयर के साथ। नंबर 2 रिएक्शन विद नॉन मेटल। तो एल्यूमिनियम में ये प्रॉपर्टी होती है कि तकरीबन तमाम नॉन मेटल से रिएक्ट करती है, लाइक हैलोजन से कर सकती है, सल्फर से, नाइट्रोजन से, जिस तरह आगे चेक किया, फास्फोरस से और कार्बन से।
ठीक हो गया। और ये भी एक्सोथर्मिक होते हैं जो आपको मैंने पहले बताया। तो चेक करें, हैलोजन से रिएक्ट करेंगे तो ये भी वैलेंसी इंटरचेंज है कि एल्यूमिनियम का 3 इधर आ जाएगा और हैलोजन का 1 अमूमन लिखते नहीं है। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगी तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाती है, तो ये भी तकरीबन हैलोजन्स के साथ ही प्रोसेस होगा। इसके बाद रिएक्शन विद एसिड्स एंड अल्कलीज, इसकी नेचर आपने याद रखनी है, ये भी एम्फोटेरिक इन नेचर है, यानी ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करती है और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करती है। ठीक हो गया। तो पहली चीज़ एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक। दो बातें याद रखनी है, हम यहाँ 3 एसिड्स लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो याद ये रखना है कि अगर हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे डाइल्यूट हो चाहे कंसनट्रेटेड हो, डाइल्यूट के साथ भी एल्यूमिनियम रिएक्ट करती है, कंसनट्रेटेड के साथ भी रिएक्ट करती है, और एसिड का मेटल्स के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस इवाल्व होती है। इसके बाद बारी आएगी सल्फ्यूरिक एसिड की। तो जो एल्यूमिनियम है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसकी वजह ऑक्साइड कोटिंग। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड हॉट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो फिर एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्ट करेगी, एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगी। ये भी वैलेंसी इंटरचेंज हुई है, आपको पता होना चाहिए। जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी -2 होती है और एल्यूमिनियम की +3 होती है। तो एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी SO4 के नीचे आएगी और इसकी 2 वैलेंसी इधर आएगी, साथ वाटर बनेगा और जो गैस रिलीज होगी वो SO2 होगी। यानी HCl के साथ दोनों कंडीशन में रिएक्ट करेगी, दोनों सूरतों में सेम रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। H2SO4 डाइल्यूट के साथ रिएक्शन नहीं होगा और कंसनट्रेटेड के साथ होगा तो SO2 गैस रिलीज होगी। अब बारी आएगी नाइट्रिक एसिड की। तो इसके साथ नाइट्रिक एसिड का ना डाइल्यूट फॉर्म में ना ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में रिएक्शन नहीं होता और वजह प्रोटेक्टिव लेयर का बनना। ठीक हो गया। इसके बाद अब बारी आएगी बेसिस के साथ। तो क्योंकि ये एम्फोटेरिक इन नेचर है तो इसलिए एल्यूमिनियम बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेगी। मसलन अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाती है। ठीक हो गया ये, और साथ इसमें हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट एल्यूमिनियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो इसमें आपने बतौर एसिड भी रिएक्ट करवाना है, बतौर बेस भी, और प्लस तमाम एसिड्स के बारे में इसके रिएक्शंस की डिटेल बतानी है। एल्यूमिनियम से रिलेटेड हमारा लास्ट पोर्शन है इसके यूजेस। तो एल्यूमिनियम हमारी डेली लाइफ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसकी वजह सबसे कुछ कॉमन वजूहात, एक तो इसका एक्सोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन है, इसके बाद इसका लाइट वेट है, ये बाकी मेटल्स की निस्बत इसका वेट बहुत कम होता है। इसके अलावा इसमें सबसे अहम प्रॉपर्टी है लाइट को रिफ्लेक्ट करना। ये इसके ऊपर जो लाइट फॉल करती है ये लाइट और हीट को रिफ्लेक्ट करने की प्रॉपर्टी रखती है, इस वजह से भी इसके बहुत से यूज़ होते हैं। इसके अलावा हैवी मशीनरी जो होती हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्योंकि ये क्रोजन फ्री है इस वजह से वहाँ भी इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। तो चेक करते हैं जी। पहला यूज़, एल्यूमिनियम इज़ वेरी लाइट नियरली 3 टाइम लेस डेंस देन आयरन, यानी आयरन की निस्बत 3 गुना हल्की होती है, बट पोजेसिस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लेकिन इसकी आयरन की निस्बत स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक्सटेंसिव यूज़ इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, यानी ये फ्रेम वगैरह गाड़ियों के, बसों के, ट्रकों के बनाने में यूज़ होती है। एयरक्राफ्ट यानी जहाज़ वगैरह, बैरी जहाज़ वगैरह या कार्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज़ है कि क्योंकि ये एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं हीट एक्सचेंजर में, केमिकल्स में, ऑयल और अदर इंडस्ट्रीज़ में। और इसके अलावा हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल वायर, यानी जो ग्रिड स्टेशन होते हैं जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जिसने फ्लो करना होता है, वहाँ जो वायर्स होती हैं, केबल्स होती हैं, वो एल्यूमिनियम की यूज़ होती हैं। एक और यूज़ आपको रिफ्लेक्टर का बताया था। तो एल्यूमिनियम इज एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट एनर्जी, फॉर दिस रीजन इज कॉमनली यूज टू इंसुलेट बिल्डिंग, बिल्डिंग को इंसुलेट करने में यूज़ होती है और रडार्स वगैरह को जैम करने में भी इस्तेमाल होती है। इसके बाद यूज़ नंबर 4 देखें, नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए नेविगेशनल यानी सिमत दिखाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट चीज़, मेटल्स आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इट इज़ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दस कैन बी यूज इन पर्पस फॉर केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्रीज, उनमें रिडक्शन करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 6 देखें, नॉन टॉक्सिक है, और इस नॉन टॉक्सिक मतलब ये जहरीली नहीं होती, इसलिए इसको खुराक वगैरह की पैकिंग, ये जो जितनी होती हैं ये बॉटल्स वगैरह, बीवरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह, इनकी पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे एल्यूमिनियम के अलाय। तो एल्यूमिनियम रेडिली फॉर्म अलाय विद अदर मेटल लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, निकल एंड जिंक। तो एल्यूमिनियम के मुख्तलिफ अलाय भी यूज़ होते हैं। घरों में आपको पता है इसके फ्रेम्स जो होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाने पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वहाँ यूज़ होता है, विंडो फ्रेम्स में यूज़ होता है, किचन फॉयल के तौर पे एल्यूमिनियम फॉयल में आपको पता होगा खाना वगैरह स्पेशल रोटियों वगैरह को या खाने को पैक किया जाता है, डंप आ जाता है। और लास्ट
क्योंकि ये हीट को रिफ्लेक्ट करती है, तो जिस वजह से जितने ऑयल कंटेनर्स होते हैं वहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जब ऑयल कंटेनर्स में इंजन की वजह से प्लस सनलाइट की वजह से जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो उससे चांसेस होते हैं कि जो ऑयल कंटेनर है उसके अंदर जो पेट्रोल वगैरह वो फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। तो इससे बचाने के लिए जो उसका फ्रेम होता है वो एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। इस वजह से कि वो लाइट को अंदर जाने ही नहीं देती, इंसुलेट करती है और वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, तो दैट इज़ वाई इसको यूज़ करते हैं। तो एल्यूमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिल्क स्टोरेज टैंक्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हीट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ओवर हीटेड इन द सन। तो ये आपका रहा एल्यूमिनियम से रिलेटेड डिटेल। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे, आखिरी टॉपिक है हमारा ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट्स। तो पहले नंबर पे पता होना चाहिए इनमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, टिन है और लेड है। अगर आप लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कुछ ट्रेंड्स तो रेगुलर फॉलो हुए हैं लेकिन कुछ ट्रेंड्स रेगुलर फॉलो नहीं हुए। इस ग्रुप में आपको नोट करेंगे कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। लाइक आपको पता है इसमें कार्बन है तो कैटिनेशन करती है, सिलिकॉन है तो ये कैटिनेशन तो नहीं करती लेकिन ये लॉन्ग चेन ऑफ सिलिकेट्स की फॉर्म में होती है, जबकि जर्मीनियम, टिन और लेड में ऐसा नहीं होता। फिर आपको पता है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 4 है तो इनके जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 या -4 होनी चाहिए, लेकिन आप यहाँ नोट करेंगे कि जो डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो जो ट्रेंड +2 का वो भी शो होता है। इसके अलावा मोस्टली प्रॉपर्टीज़ देखें, कुछ रेगुलरिटी है लेकिन मोस्टली इनरेगुलरिटी है। जिस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी देखें वैसे डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी डाइवर्सिटी है, यहाँ फिर डाइवर्सिटी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखें डाउन द ग्रुप वो भी डिक्रीज़ होती है, तो ये यहाँ तकरीबन फॉलो ट्रेंड कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन ऑलमोस्ट देखें सारे एलिमेंट्स की मिलती जुलती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ है, इसकी तो डेफिनेटली वजह है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होना। आयनिक रेडियाई में भी ट्रेंड रेगुलर है। मेल्टिंग पॉइंट्स देखें डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रहे हैं और ऑलमोस्ट ये भी ट्रेंड रेगुलर फॉलो हो रहा है। लेकिन अगर तीनों लेड में देखें तो ये थोड़ी डाइवर्सिटी है। ये डाइवर्सिटी क्यों है ये भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट को चेक करें, डाउन द ग्रुप होने डिक्रीज़ चाहिए लेकिन एक दफ़ा इंक्रीज़ हुए हैं इसका जर्मीनियम का, देन डिक्रीज़ हुआ है। और जो कार्बन है वो सब्लिमेशन पॉइंट शो कर रही है, और इसी तरीके से जो डेंसिटीज़ वगैरह है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रही है। तो इस ग्रुप में क्यों डाइवर्सिटी है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चेक करें, कहता है देयर इज़ मार्क्ड चेंज इन प्रॉपर्टी फ्रॉम कार्बन टू लेड, दिस दिस ग्रेडेशन ऑफ सच नेचर हाउएवर दैट देयर आर वेरी फ्यू सिमिलैरिटी, यानी इसमें डिफरेंसेस तो हैं लेकिन कुछ कहता है सिमिलैरिटीज़ भी हैं। नेक्स्ट डिटेल इसको रीड कर लीजिएगा, यहाँ से शुरू होगा। अगर हम इस ग्रुप की मज़ीद डिटेल देखें तो इसमें कार्बन आती है, सिलिकॉन आती है, जर्मीनियम आता है, टिन आती है, लेड आती है। अब यहाँ नोट करें ये दोनों जो हैं ये नॉन मेटालिक इन नेचर हैं। जो जर्मीनियम है ये सेमी मेटल है, टिन और लेड जो है वो मेटालिक इन नेचर है। तो डाइवर्सिटी ऐसी क्यों है, आपको पता है डाउन द ग्रुप लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं जिसकी वजह से ये सॉलिड्स फॉर्म में टिन और लेड होती है। चेक करें जी, कार्बन एंड सिलिकॉन आर ओनली नॉन मेटल इन ग्रुप 4। कार्बन हैज़ पिकोलियर प्रॉपर्टी फॉर्मिंग लॉन्ग चेन ऑफ सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ अल्टरनेटिव सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम, यानी कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन बनती है और सिलिकॉन टू ऑक्सीजन लॉन्ग चेन बनती है। आगे हम इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो कुछ डाइवर्सिटी देखें, कार्बन सिलिकॉन बोथ फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड वेयर एज ऑक्साइड ऑफ जर्मीनियम, टिन, लेड आर बेसिक, यानी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कार्बन सिलिकॉन और अदर मेंबर में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताएं। फिर कार्बन सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, इनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, जबकि जो बाकी कंपाउंड्स होते हैं वो उनके ज़्यादातर बॉन्ड आयोनिक होते हैं और उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं। नेक्स्ट डिटेल, ग्रुप नंबर 4 में आपको पता है इनकी जो कन्फिग्रेशन बनेगी वो बनेगी NS2NP2। अगर इसकी मज़ीद डिटेल देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एम्प्टी डी में जाता है, तो दो काम यहाँ आपने दो बातें याद रखनी है। आपको पता है जिस तरह कार्बन है इसकी ग्राउंड स्टेट बनती है 2s2 और 2p2, और आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और p में मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि कार्बन और सिलिकॉन में s और p के दरमियान s और p के दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसकी एक्साइटेशन पॉसिबल है। कार्बन में भी एक्साइटेशन होती है इसलिए कार्बन 4 वैलेंसी शो करती है, सिलिकॉन में भी एक्साइटेशन होती है क्योंकि सिलिकॉन भी 4 वैलेंसी शो करती है। और वजह क्या है, एस और पी में एनर्जी गैप का स्मॉल। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एस और पी में जो एनर्जी गैप है वो बहुत लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से जो टिन या लेड, ठीक है, टिन हो गई और लेड हो गई, इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो एम्प्टी 2p में जंप नहीं करता। तो रिजल्ट क्या होता है, इनका जो NS2 का इलेक्ट्रॉन है ये बतौर लोन पेयर रहते हैं।
जबकि इन ये अमूमन अपनी दो वैलेंसी इजीली शो करते हैं। तो ये क्योंकि बतौर लोन पेयर रहता है तो इसको हम इनर्ट पेयर या लोन पेयर इफेक्ट भी कहते हैं। तो एक डाइवर्सिटी होने की ये भी वजह है। अगेन बता रहा हूँ, अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इनमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो जस्ट दो बाड बनाने चाहिए। लेकिन हमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था कार्बन चार बाड इसलिए बनाती है कि एक इलेक्ट्रॉन एस से जंप करके एम्प्टी 2p में जाता है। तो मैंने आपको बताया ये इसलिए जंप कर सकता है क्योंकि इनमें एनर्जी गैप स्मॉल है, कार्बन में भी सिलिकॉन में भी। लेकिन अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता और बतौर लोन पेयर रहता है। इसको नर्ड पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो यही डिटेल इस पैराग्राफ में लिखी होगी। चेक करें जी, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 करेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म टू पेयर्स इन फर्स्ट 3 एलिमेंट कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम ऑल 4 आउटर इलेक्ट्रॉन यूज फॉर वैलेंस while in tin and lead all four are only one of pair of electron is used for bonding. और नेक्स्ट, the pair of valence electron that do not readily take part in chemical combination is termed as inert pair। और ये inert pair टिन में और लेड में ज़्यादातर होता है। कहता है all the other group the inert pair effect is most marked element highest atomic mass, यानी जिनका atomic mass हाई होता है यानी वही बार डाउन द ग्रुप ये ट्रेंड जो है ज़्यादा फॉलो होता है। नेक्स्ट आगे आपको पता है कि लिंकेज की बात करें तो मैंने बताया था कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन बनती है और सिलिकॉन टू ऑक्सीजन लॉन्ग चेन बनती है, लेकिन बाकी ग्रुप ये प्रॉपर्टी शो नहीं करती। ये क्वेश्चन आपका बनेगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारे एलिमेंट्स शो करते हैं। तो सब में वैलेंसी 4 शो कर सकते हैं, सब के हाइड्राइड इस टाइप के हो सकते हैं, क्लोराइड इस टाइप के हो सकते हैं, और डाइऑक्साइड सारे ग्रुप के मेंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट, अकरेंस। अकरेंस में आपको बताया आपने इनके जो ओर्स हैं उनके नेम और फार्मूलाज याद करने हैं। तो ये याद रखना है। सिलिकॉन का मैंने आपको पिछले चैप्टर में बल्कि इसी में एल्यूमिनियम के साथ बताया था कि हमारी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑक्सीजन है, दूसरे पे सिलिकॉन है और तीसरे पे एल्यूमिनियम है। तो ये सिलिकॉन की कुछ और उसके नेम और फार्मूलाज हैं जो आपने डिस्कस करने हैं और इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और देन ये चैप्टर कंप्लीट, पिकोलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। तो पहले नंबर पे देख लें, कार्बन सिलिकॉन नॉन मेटल है, बाकी मेटल्स हैं डिस्कस किया है। और कैटिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कार्बन में एबिलिटी होती है कि ये अपने जैसे कार्बन एटम के साथ कैटिनेशन कर सकती है, लेकिन डाउन द ग्रुप ये प्रॉपर्टी इतनी डोमिनेंट नहीं होती। तो यहाँ तक ही आपने चैप्टर नंबर 3 करना है। इसकी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से चेक करिएगा, देन आपको टेस्ट का शेड्यूल दे दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।